नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। आज हम आपके साथ हैं एक स्पेशल एपिसोड के साथ में। इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिल के करीब जो विषय है वो है दिल की सेहत। और इस विषय पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मोहसिन वली का, जो कि पद्मश्री हैं और जिन्होंने भारत की तीन राष्ट्रपतियों के सेहत का जिम्मा भी संभाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहसिन वली हमारे। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको लेके चलते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, वहीं से ताल्लुक रखने वाले पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, जिनका नाम आज देश भर में एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वली ने न सिर्फ दिलों का इलाज किया है बल्कि कई धड़कनों को दोबारा सही लय में धड़कना भी सिखाया है। आज जब दिल के दौरों की खबरें आम होती जा रही हैं, ऐसे समय में डॉक्टर मोहसिन वली ने दिल की आवाज को समझकर इसे ठीक करने की कला में खुद को सिद्ध किया है और आज वे देश के प्रमुख हृदय विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। बिजनौर के साधारण से शहर से निकलकर डॉक्टर वली की शिक्षा यात्रा शुरू हुई 1970 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जहां से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। 1975 में लाला लाजपत राय अस्पताल में उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ से उनके मेडिकल करियर की मजबूत नींव पड़ी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे वरिष्ठ रजिस्ट्रार और ट्यूटर के पद पर पदोन्नत हुए। 1979 में कानपुर विश्वविद्यालय में उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ी, जहां उन्होंने एमडी के पद पर अपना कौशल दिखाया। 1980 में डॉक्टर वली जीबी पंत अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी बने और अगले वर्ष 1981 में वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल की संकाय में शामिल हुए। अपनी मेडिकल यात्रा में निरंतर सीखते हुए उन्होंने 2014 में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाओं में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर वली की सबसे बड़ी पहचान न सिर्फ उनका अनुभव है बल्कि मरीजों के प्रति उनका सहज, मानवीय और करुणामय व्यवहार है। उन्होंने कभी भी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी। वे हमेशा मरीज की पीड़ा और अपनी जिम्मेदारी समझकर इलाज करते हैं। यही गुण उन्हें बहुत विशेष बनाता है। डॉक्टर मोहसिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वे भारत के 3 राष्ट्रपतियों के सेवा करने वाले पहले चिकित्सक बने। वे तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के मानद चिकित्सक युक्त हुए। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और बाद में प्रणब मुखर्जी जी की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। और ये बात अपने आप में ऐतिहासिक है कि सिर्फ 33 वर्ष की आयु में देश की सर्वोच्च प्रतिष्ठा तक पहुंचने वाले वे सबसे कम उम्र के चिकित्सक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका भी फिर से एक बार और स्वागत है भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आजकल हमने कुछ ही महीनों में ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो कि मंच से कभी कभी भाषण देते हुए गिर पड़ते हैं, कभी वो नृत्य करते हुए गिर पड़ते हैं, कभी कभी छोटा सा बच्चा 13 साल का जो है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये हमें एक चेतावनी है, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है कि आज की डेट में जो हार्ट अटैक है ये एक उम्र का जो है वो मोहताज नहीं रह गया है। छोटे से बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, एक जवान को भी आ सकता है और एक वृद्ध को। सबसे ज़्यादा कॉमन जो आजकल की डेट में जो एपिसोड हो रहे हैं हार्ट अटैक के, वो वृद्धों में हो रहे हैं। तो इस समय ऐसा नहीं है कि किसी 60 वर्ष के ऊपर के इंसान को हार्ट अटैक आएगा, छोटे से छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इसके क्या कारण हैं कि हमारे जो जनता है, भारत की जनता है या विश्व की जनता है, इतनी जल्दी उम्र में वो हार्ट अटैक को फेस कर रही है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले तो ये सुनने में ही नहीं आता था। दरअसल ये बीमारी जो है ना, हमारी प्रॉस्पेरिटी की बीमारी है, हमारे एडवांसमेंट की बीमारी है। मैं भूला नहीं हूँ, जब मैं पड़ोस में जाता था तो औरतें चक्की पर आटा पीस रही होती थी और मसाला कूट रही होती मूसली से। डोल पर से भर के, कुएं पर से भर के डोल में औरतें पानी ला रही होती थी। आज भी अगर हम मेवात के गांव में जाएं तो वहाँ शाम को बहुत सी लेडीज़ मैं देखता हूँ कि वो सर पर अपनी दिन की चुनी हुई लकड़ियाँ लाते हैं। तो ये सिनेरियो अर्बनाइजेशन में कहीं विलुप्त हो गया है या हमारे जिसको हम एडवांसमेंट कहते हैं उसमें कहीं डाइल्यूट हो गया है या ख़त्म हो गया है। तो दिल को अपने लिए भी वर्जिश की ज़रूरत है। दिल एक ऐसा अंग है जो माँ के पेट में जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तब से लेके और आखिरी सांस तक चलता है और इसको भी अपने लिए एक वर्जिश की, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। हम दिल से तो एक्सरसाइज ले रहे हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन दिल को एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं।
जिसको हम कार्डियो कहते हैं आज की भाषा में। जी तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास हो गया। फिर स्लीप डिप्राइव्ड हो गई है सोसाइटी, बिल्कुल। हम लोग गलत खान पान में डूब गए हैं। इसके अलावा स्मोकिंग का प्रचलन बढ़ गया है, और सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है वो हार्ट के लिए बहुत दुष्प्रभावकारी है। तो ये सब मिली जुली चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो है अल्कोहल और इस तरह की और चीज़ें, ड्रग्स, तो ये सब मिली जुली चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया इस जी। बार। गलत खान पान से ओबेसिटी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, और उसका अंत ये होता है जो आपने भी बताया, दिल का दौरा। जी तो हम इसमें इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। सर, इससे पहले कि हम विज्ञान की दिशा में और आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें ये बताइए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपका जो है वो डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा, और कैसे आपने एक नॉर्मल पढ़ाई से डॉक्टर की पढ़ाई करी और आपने और बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बहुत छोटे से एक शहर में रहता था, बिजनौर में, और वहाँ पे एक दिन मैं दवा लेने गया था अपने अंकल की दुकान पे जो केमिस्ट थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर बन जाओ। तो मैंने उनसे पूछा वो कैसे होता है, तो उन्होंने कहा फॉर्म भरना होता है। फॉर्म मंगा लिया डाक से और फिर भर दिया। एम्स का भी भरा, और CPMT का होता था उस ज़माने में, हमारे टाइम में नीट नहीं होता जी, था। मैंने भी दिया है। जी, तो वो भरा तो सिलेक्शन हो गया। फिर AMU का भी भरा, वहाँ भी हो गया। तो हमने प्रेफर किया अपने ननिहाल कानपुर में पढ़ने के लिए। तो वहीं से पढ़े, और फिर आई हैव नो रिग्रेट्स। तो वहीं से पढ़ के बहुत अच्छे नंबरों से तो पास आपको उस हुए। केमिस्ट का नाम या दुकान याद है आज भी? हाँ हाँ हाँ, वो हमारा मुफीद आम मेडिकल स्टोर उसका नाम है। वो आज भी है दुकान। जी हमारे नेक्स्ट डोर नेबर भी थे वो, मतलब हमारे अंकल थे। तो उनका मोटिवेशन मुझे अभी भी याद है, और मैंने उनको नानी किया। फिर हमने मेहनत की। असल में हमारे फादर की जन्म शताब्दी का वर्ष है ये। तो आज सुबह ही आते आते मैं याद कर रहा था, उन्होंने बस मुझे एक चीज़ सिखाई, हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क सब चीज़ों का हल है। जी। तो लाइफ में अगर हम हार्ड वर्क करते रहें तो सब चीज़ आसान हो जाती है। और हमें हार्ट से भी हार्ड वर्क कराना है। हाँ, वो हार्ट से तो वो ज़रूरी है ना। देखिए, हार्ट को हम बहुत सी चीज़ें हार्ट में उंडेल देते हैं। जैसे एक्सेस ऑफ शुगर है, शरीर में उंडेलते हैं तो वो दिल के रगों में भी जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। ज़्यादा चिकनाई, ये दो बड़े दुश्मन हैं। मैं कहता हूँ 3 वर्ड्स अवॉइड कीजिए, सॉल्ट, मैदा एंड शुगर। तो काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी दिल के लिए। और दूसरा, एक्सरसाइज की जो हम बात करते हैं ना, ये हर मसले का हल है। मैं तो अब लोगों से ये कहने लगा हूँ कि अगर आप सब एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो हम डॉक्टर लोग कटोरा लेके क्रॉस प्लेस में बैठ जाएंगे कुछ सालों बाद। क्योंकि सारी बीमारियां लैक ऑफ एक्सरसाइज से रिलेट कर सकते हैं हम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को करेंगे तो ओबेसिटी को करेंगे, तो डायबिटीज़ को करेंगे, हाइपरटेंशन को करेंगे, सडन कार्डियक डेथ को करेंगे, फैटी लीवर को करेंगे, अल्जाइमर्स तक। जी सारी बीमारियां एक्सरसाइज से रिलेटेड। जी जी और इसमें कुछ पैसे नहीं लगते, जी एफर्ट लगता है। जी जी। सर, आप ये बताइए हमको कि फिजिशियन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अनुभव आपके जीवन में कैसा रहा? आप कुछ अपनी स्मृतियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे इस विषय में? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी। मैं बहुत यंग था, 30 के दशक में था। तो मुझे कॉल आई एक दिन मेरे सुपरिंटेंडेंट की, तुम राष्ट्रपति के डॉक्टर बनोगे। तो सैटरडे आफ्टरनून था। मैंने, वो बड़े जोवियल से थे, डॉक्टर नरेंद्र बिहारी। तो मैंने उनसे कहा, सर आप मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, उनको यंग डॉक्टर चाहिए। तो वेंकटरमन साहब ने मुझे बुला के इंटरव्यू किया और सेलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझको जारी रखा, हटा के नहीं गए, क्योंकि को टर्मिनस पोस्ट होती है, टेक्निकल बात है। तो शंकर दयाल शर्मा साहब ने भी मेरा साथ साक्षात्कार करके मुझे कंटिन्यू कराया। फिर भारत सरकार को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लिए एक भाग दौड़ करने वाले डॉक्टर की आवश्यकता थी, तो हम उसके बाद वहाँ गए। फिर हमको प्रणब मुखर्जी साहब ने रखा, तो हम वहीं से रिटायर भी हुए, राष्ट्रपति भवन से। तो ये यात्रा बड़ी सुखद रही और बड़े एक्सपीरियंस हुए। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, उनमें क्या पाया? तो मैं राथी अल्फोंस साहब से कह रहा था कि उनमें एक जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो कम खाते हैं। अच्छा। नंबर 2 व्यायाम करते हैं, और नंबर 3 जिससे मिलते हैं उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पहले से पढ़ते हैं। ओह। तो पढ़ना, स्टडी
ओके व्यायाम जी और डिसिप्लिन ऑफ लाइफ और कम खाना उसमें आता है। जी तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जिनमें होती हैं वो लॉन्ग लिव होते हैं, लंबी जीवन को पाते हैं। और हमारे देश की तो ये परंपरा है सादा खाना, कम खाना, जी योग करना। जी। व्यायाम योग है, योग व्यायाम है, और अनुशासन और व्यायाम का मिश्रण को हम योग कहते हैं। जी और तपस्या भी है ये। अहाँ, जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम अपने हर काम को तपस्या समझ के करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आपके हिसाब से योगा प्राणायाम ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर जो आज की नई जनरेशन करती है कार्डियो या फिर जिम पे जाती है, आपको लगता है इन दोनों में कोई अंतर है या कोई अच्छा है, कोई या सामंजस्य होना चाहिए दोनों के बीच में? अगर आपको पिलाटे पसंद है तो आप पिलाटे करिए, ये देह व्यायाम निकाल लिया बच्चों ने। जी जी यो जिम जाइए, जिम जाके टहलिए नहीं, मशीन पे काम करिए, योग करिए, अपने बड़ों से सीखिए योग कैसे किया जाता है। तीनों का अपना अपना महत्व है। हाँ एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इज गुड फॉर हार्ट एंड फॉर होल बॉडी। जी। तो आपने बताया कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं या फिर हम अलग सही तरह का खाना खा रहे हैं, अच्छी तरह का खाना नहीं खा रहे हैं, क्या इसके अलावा क्या कुछ जेनेटिक कारण भी हैं जिसकी वजह से हृदय रोग हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है? आप अपने लिए तो मत कहिए ये बात, आप तो नॉर्मल हेल्दी हैं। हाँ, हमारे बहुत से लोग सोसाइटी में खाने के पीछे ज़िंदगी गुजारते हैं, पर के वो हमारी कहावत है ना, लिव टू ईट नहीं, ईट टू लिव टू ईट हो जाता है, ईट टू लिव नहीं होता है। और कुछ जेनेटिक कारण भी हैं क्या? जेनेटिक देखिए ऐसा होता है, हम अपने जीन्स को आजकल चेंज करना की साइंस में चले गए हैं। जी तो हमको हाथ पे हाथ धर कर ये नहीं बैठना है क्योंकि मेरे फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो मेरी भी हार्ट अटैक से होगी। हमको उसको अंडू करना है, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सल। और अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर टेक्निक आ गई है, तो जी, अब बिल्कुल। ये वैलिड नहीं है मेरे हिसाब से कि हम ये सोच लें कि अब जीन्स में है हमारे डायबिटीज़ तो हमको डायबिटीज़ होना ही है। तो हम उसके लिए प्रयत्न करें, और ऐसी मोडालिटीज़ मौजूद हैं, जैसे ट्विन प्रोग्राम है एक जो मेरी बेटी कर रही है, तो उसमें जो टेस्ला के सेंसर्स जिस साइंटिस्ट ने बनाए थे उसने वो ह्यूमन बॉडी के सेंसर्स बना के 5600 डाटा कलेक्ट करके आपके ऊपर काम करते हैं और आपकी उसी खाने को जो आप रोज़ खा रहे हैं सही दिशा में ले जाते हैं और उसी दिनचर्या को सही तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो आपने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी बूम में है इस समय, जी। तो क्या ये अभी आम आदमी के लिए अवेलेबल है या कोई भी इसको करवा पा रहा है मार्केट में? हाँ, इट इज़ इन रिसर्च मेनली, लेकिन अभी क्या है ना, कुछ बीमारियों का इलाज हो रहा है। हाँ जैसे डाउन सिंड्रोम है, हमारे गंगाराम में इस पे काम हो रहा है जी और करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी गलती से शर्ट ढीली सिल गई और दर्जी के पास ले गए और उससे कहा इसको काट के ठीक छोटा कर दो, जी। तो हम भी वो जीन छोटा कर देते हैं काट के, जो बीमारी वाला अंश होता लेकिन है। जेनेटिक लिंकेज मतलब है? बिल्कुल है, एकदम है। और मैंने तो एक कॉन्फ्रेंस में कई साल पहले खड़े होकर कह दिया था, एक अंग्रेज़ भाषण दे रहे थे, इंडियंस हैव इन्फीरियर जीन्स, यू हैव थ्रिफ्टी जीन्स, यू आर डायबिटिक्स। ओके तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा इफ़ वी वुड हैव इन्फीरियर जीन्स वी वुड नॉट हैव बीन सिटिंग एट नासा एंड NHS जी and the American medicine would not have been running on Indian scientists। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। जी। लेकिन वो जीन्स हमने खुद ही तो बिगाड़े हैं ना, हाँ लैक ऑफ एक्सरसाइज से, गलत खाने से, गलत टाइम पे सोने से। अब दिनचर्या, मैं लोगों से कहता हूँ कि अब दिनचर्या रही नहीं है, हमारे बच्चों की रात्रिचर्या हो गई है। जी बिल्कुल दे आर स्लीपिंग इन द डे एंड दे आर अवेक एट नाइट। बिल्कुल। तो हमने खुद ही बदल दिया तो जीन्स भी बदल जाएंगे। तो आप जो जीन बदलने की बात कर रहे हैं कि हम जीन को बदल रहे हैं, इसका मतलब हम एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल genetics तो- एपिजेनेटिक्स, बिल्कुल यू आर राइट। तो एपिजेनेटिक्स जो है इट्स एन एडवांस साइंस, इट्स एडवांस दैन जेनेटिक्स, एंड वी आर नाउ टॉकिंग इवन more advanced science which is called quantum physics. ओके So quantum theory and quantum physics, मैक प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात को जानकर कि दे आर वर्किंग ऑन आवर पुराण्स एंड गीता, एंड जो उसमें लिखा है, जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन जी जो हमारे आयुर्वेदा में और जो वेदों में हेल्थ की डेफिनेशन है, वो ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स नॉट हेल्थ। हेल्थ इज
द डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, समा दोषा, समा अग्नि, समा धातु, मलह क्रिया, तो उसमें सारी चीज़ों का इक्विलिब्रियम हेल्थ है। जी। और इसमें मिनरल्स की बात की गई है, जो आज हम मैग्नीशियम, कैल्शियम डेफिशिएंसीज की आज बात कर रहे हैं, वो पहले से बता दिया गया जी बिल्कुल। कि अपने मिनरल्स को भी ठीक रखना है। जी जी। तो ये हेल्थ का जो परिभाषा है, हमने उसको बदल दिया, कॉमर्शियल कर दिया। इसी का परिणाम भोग रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि जैसे मान लो कोई भी, अभी तो खैर बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, इसके अलावा पहले ये देखा गया था कॉमनली कि 30 के ऊपर, 35 के ऊपर, 40 के ऊपर इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उस विषय में अगर हम, कोई भी एक आम इंसान अगर खुद के बारे में अवेयर रहना चाहे, एक्सरसाइज भी करता है मान लीजिए, अच्छा खाना भी खाता है, लेकिन वो अवेयर रहना चाहे कि कहीं मेरे बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं, कोई सिग्नल तो नहीं मिल रहा है, ऐसे कौन से टेस्ट है जो हमें साल में एक बार या 2 साल में एक बार करवाते रहने चाहिए? मुझे अभी बहुत खुशी हुई आप जीने से आई स्टूडियो में। हम लोग भूल गए जीने का प्रयोग, स्टेयर्स का प्रयोग करना। देखते रहते हैं लिफ्ट कौन से फ्लोर पे है, ओहो हो ये लिफ्ट आ गई, मीन्स इट हैज़ मेड यू इमोबाइल। कल मेरी कॉन्फ्रेंस थी गंगाराम में, तो लिफ्ट 5th फ्लोर पे थी, मुझे ग्राउंड से 2nd फ्लोर पे जाना, मैं चढ़ गया 2 जीने। क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्सरसाइज को हम भूल गए। पहले बच्चे जैसे हम छोटेपन में स्कूल पैदल जाते थे, और थोड़ा सीनियर हुए तो रक्षा लगा दिया गया, और थोड़ा सीनियर हुए तो साइकिल ले ली। तो साइकिल तक तो एक्सरसाइज थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब हम गए तो फाइनल ईयर में मेरे पापा ने मुझे स्कूटर दिलवाया 4 साल बाद। तो फाइनल ईयर तक मैं साइकिल पे ही जाता था क्लास, और लोग हंसते भी थे। जी। तो इट्स एन एक्सरसाइज। सो मैं बार बार इसकी बात करूँगा कि एक्सरसाइज जो है हमारी जीवन शैली का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जी। और सेंस एक्सरसाइज वी इनवाइट द डिजीज। लेकिन मैंने आपसे कुछ टेस्ट के बारे में पूछा कि ऐसे कौन से मेडिकल टेस्ट तो वहीं तो शुरू हुआ, जीने के ध्यान आया कि आप जीना चढ़िए अपने घर का, जितना रोज चढ़ते हैं, इसके और अलावा उससे एक जीना और चढ़ लीजिए। जी, इसके अलावा जैसे रेगुलेटरी जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट तो पैथोलॉजिकल टेस्ट देखिए, होते हम हैं। जब टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो हम ज़्यादा बीमार होके आते हैं। तो अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप हम जैसे डॉक्टरों से बचिए। अपने शरीर के अलार्म सुनिए, जैसे सांस फूलना है, ये एक टेस्ट हो गया। हाँ। अगर आप जीना चढ़ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, धड़कन घबराहट हो रही है, तो ये भी एक टेस्ट हो गया। जो हम टेस्ट की बातें करते हैं वो कमर्शियल है। ईसीजी करा लो भाई, इको करा लो भाई, ट्रेडमिल टेस्ट करा लो भाई। मैं इन तीनों टेस्टों को डिस्करेज करता हूँ। मैं सबसे अच्छा टेस्ट जो हम सबके गुरु, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हेड थे कार्डियोलॉजी के, वो भी ज़िंदा भी हैं और वो योगा के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, तो वो जो टेस्ट बताते थे वो होता था स्ट्रेस थैलियम। जैसे आपको बाथरूम में टोटी में पानी आ रहा है, इसका मतलब छत वाली टंकी में पानी है। बिल्कुल। बार बार छत पे जाके नहीं देखना है झांक के पानी है कि नहीं। तो हम हार्ट के वो टेस्ट करते हैं जिसमें हम टंकी में झांकते हैं, एंजियोग्राफी कर लो भाई, फ्लो है कि नहीं, ब्लॉकेज है कि नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, नेचर इज़ वाइजर देन अस। नेचर ने जो इंट्रिकेट आर्टरीज बनाई हैं उनका ग्राफ हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हमको 3 आर्टरी पढ़ाई जाती हैं, 2 बाईं और 1 दाईं। ऐसा नहीं होता है। ये आपके दुपट्टे में जो फाइबर्स हैं, इससे भी बारीक आर्टरीज का नेटवर्क होता है हार्ट में। हम उनको सिर्फ एंड ऑर्गन से, हार्ट के जो अंतिम एरिया है, जैसे पानी यहाँ है जी। हम इसको नहीं देखेंगे, हम पत्ती की देखेंगे, मुरझा तो नहीं रही है जी। अगर ये पत्ती टिप से मुरझा रही है तो पानी इस तक नहीं जा रहा है। ये वाला टेस्ट को कहते हैं स्ट्रेस थैलियम। ओके। मैं ये सबको मैसेज दे रहा हूँ, आजकल बहुत सारी बात हो रही है, सीटी एंजियो करा लीजिए। सीटी एंजियो कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। जी। आप उसमें डाई डाल रहे हैं, और जिनके गुर्दे बॉर्डर लाइन ख़राब होते हैं उनके प्रेसिपिटेट हो जाता है किडनी फेलियर। खासतौर से वृद्धावस्था में ही हाँ, टेस्ट तो हमारा, देखिए मैंने अभी क्या बताया, अगर आप हेल्थ की, मैं हेल्थ की डेफिनेशन पे आ जाऊँगा। हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो एक वाइज डेफिनेशन ये है कि जैसे सुबह मुझे उठ के आना है आपके स्टूडियो में, तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ उठ के आने के लिए। जी। एम आई फिट टू गो टू वर्क? इफ़ आई एम फिट टू गो टू वर्क, आई एम हेल्दी। इफ़ आई हैव स्लेप्ट वेल, आई एम हेल्दी. If I have passed my stools in the morning, I am healthy. If I have passed my urine in the morning,
एट नाइट बिफोर स्लीप, आई एम हेल्दी। तो हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स को इस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मेडिसिन ने बदल दिया है, जो कि बहुत बड़ी त्रासदी है। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरी मदर का भी एंजियोग्राफी हुआ था एट द एज ऑफ अराउंड 70 और 80% ब्लॉकेज था और उनकी स्टंट पड़ा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जब उनका 80% ब्लॉकेज था तो वो स्टंट पढ़ाना चाहिए था कि नहीं पढ़ाना चाहिए था? इसकी स्टंट की आयु कितनी होती है? इसका क्या कॉमन मैन इसको आज की डेट में अफोर्ड कर सकता है क्या? क्योंकि यहाँ तक मैंने सुना सरकार ने भी कुछ योजना बनाई थी कि अफोर्डेबल स्टंट बनाने की। हाँ, नड्डा साहब ने तो जब दाम घटाए थे 30,000 कर दिए थे 75,000 से, तो एबट कंपनी मार्केट छोड़ के भाग गई थी। जी जी। स्टेंट जो है वो हमारी हेल्प करता है, जैसे कलफ दुपट्टे की हेल्प करता है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 70 या 80% ब्लॉक देखा गया एंजियोग्राफी पे ऑन डे एक्स, ये एक दिन में नहीं बना। हाँ। ये कई दशकों में बना है। वो प्लैक बनता है, फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, फिर प्लेटलेट्स, फीब्रिन, ये डिपॉजिट्स होते हैं, उसको हम क्लॉट या प्लैक या ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ब्लॉकेज कॉमन भाषा में कहते हैं। इस दौरान में जब वो ब्लॉकेज बन रहा होता है, नेचर उन आर्टरीज को एक्टिवेट कर देती है, जिसको हम कोलेट्रल्स कहते हैं। जी। जैसे गांव में जब सड़क बन रही होती है पक्की सरकारी, तो हम लोग बटिया निकाल लेते हैं, कच्चा रास्ता। जब तक वो सड़क तैयार होती है, हमारी बटिया भी बहुत अच्छा रास्ता बन जाती है चलते चलते। तो आपको कहने का मतलब ये है कि अगर वो ब्लॉकेज था तो नेचर ने पहले ही ऑल्टरनेटिव्स जो है वो तरीके निकाल लिए थे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के। यस, और वो कोलेट्रल्स हमारी हेल्प करते हैं। ओवर एंड अबो अगर हम स्टेंट डाल के आर्टरी को खोलते हैं, वो बहुत अच्छी विधि है। और अब आपने चूंकि स्टेंट की बात की और आपकी मदर को लगा, तो मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूँगा, उस वक्त जब लगा होगा तब वो टेक्निक नहीं थी। अब हमारे पास ऐसे बैलून्स आ गए हैं जिनमें हम वो दवा कोट करके बैलून को फुला देते हैं ब्लॉकेज में, और स्टेंट डालने की जरूरत नहीं होती। स्टेंट इज़ ए फॉरेन बॉडी, तो इसलिए स्टेंट को अब थोड़े दिनों में इस पद्धति से बदल दिया जाएगा कि बैलूनिंग जैसे हम बहुत शुरू में करते थे करके, उस पर वो प्लेक्सिटेल जो दवाई होती है उसको कोट करके उसको वहाँ छोड़ देते हैं, और स्टेंट की तरह वो काम करती रहती है। जी। आपने खुद ही पहले बोला कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी, जीवन पद्धति थी और जो चिकित्सा पद्धति थी, वो काफ़ी हद तक बेटर थी आज के ज़माने से। मेरा ये मानना है, इसे मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ और एक प्रोफेसर हूँ, तो मेरा जो रिसर्च का विषय है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स पर है। तो मेरा ये मानना है कि जो एलोपैथी है वो वन टारगेट अप्रोच पे काम करती है कि आप एट ए टाइम वन टारगेट को अप्रोच करते हैं। और जो हमारी पुरानी, हमारी नहीं मतलब पूरे विश्व में बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धतियाँ हैं, अलग अलग देश में अलग अलग है, वो सारी की चीज़ें होलिस्टिक वे में काम करती हैं। मतलब वो एक को टारगेट नहीं करती है, वो चारों तरफ से उस पर्टिकुलर डिसीज़ को ठीक करने में काम करती हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है? वही जो आपने बोला है, ये हमारी जो रिडक्शनिस्ट साइंस है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये मेरा वाक्य नहीं है, ये पद्म भूषण डॉक्टर हेगड़े का वाक्य है। जी। आपने जो बात कही ना नेचुरल वाली, हम चूँकि देखिए वी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम मेरे जब स्टाफ किसी को इंजेक्शन लगाता है तो मैं उससे कहता हूँ, तुम ये लकड़ी में कील नहीं ठोक रहे हो, ये सुई तुम एक लाइफ के अंदर दाखिल कर रहे हो। मैंने एक बार राष्ट्रपति जी से भी कहा था कि आई एम प्रिविलेज्ड टू make a hole in your body by virtue of being your doctor. If somebody else would do it, his 7 generations will suffer. तो हम जो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम एक तरह से मॉडर्न साइंस के विक्टिम बन गए हैं। हमारी जो पुरानी पद्धति थी ना, वो पहला सुख निरोगी काया पर आधारित थी। हाँ। बीमारी को आने ही मत दो ना। अब गलत खाना खाओगे, गलत समय पे सोओगे, स्मोक करोगे, धुआं लगाओगे, जैसे रोटी पे धुआं लग जाता है तो उसकी स्मेल कैसी बदल जाती है, और हम वही धुआं अपने लंग्स को लगा रहे हैं। कभी इमेजिन किया हमने हमारे लंग्स में से क्या आ रहा होगा, क्या बन रहा होगा? जी। ये बच्चों को अगर समझ में आ जाए कि जैसे रोटी जल के कोयला बन जाती है, ऐसे ही हम स्मोक करके अपने फेफड़े को कोयला बना रहे हैं, तो एक भी बच्चा स्मोक ना करे। जी। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे इवन अगर स्मोक को छोड़ना चाहते हैं फिर वो वेपिंग पे आ गए हैं, हुक्के पे आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है वेपिंग कम हार्मफुल है तभी तो नॉर्मल स्मोकिंग से? नड्डा साहब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वेपिंग बैन कर रखा है। वेपिंग इज़ फर्दर डिलीटेरियस, क्योंकि उसमें वो जो धुआं है वो दिखाई नहीं देता, उसमें बदबू की जगह सुगंध होती है, और उसमें भी स्ट्रेंथ्स आ गई हैं।
माई सन टोल्ड मी इन लंदन, वो रहता है, उसकी बीवी डॉक्टर है, कि वेप की भी स्ट्रेंथ्स आ गई हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपको याद होगा एक कैवेंडर्स की सिगरेट आती थी, पनामा की सिगरेट आती थी, पनामा याद है मुझे। हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। अच्छा। और विल्स फिल्टर की जो सिगरेट आती थी वो माइल्ड मानी जाती थी। और कुछ सिगरेट्स लेडीज़ के लिए बनती थी, उसका नाम ही कैपिटल से माइल्ड्स लिखा होता था, ब्रांड होता था उसके साथ। जी जी। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं किस संदर्भ में कह रहा था, माइल्ड वाली, हाँ, वेपिंग के बारे की में। बात है। तो पॉइजन के ग्रेड कहाँ होते हैं? हमने क्यों पॉइजन्स के ग्रेड बना दिए? हमने कपड़ों के भी ग्रेड बना दिए। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, कुछ बच्चियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें आधा शरीर दिखाई देता है, कुछ बच्चियां उससे भी बारीक कपड़े पहनती हैं। तो हमने हर चीज़ के ग्रेड्स बना दिए, नग्नता के भी ग्रेड बन गए, जी। तो हर चीज़ के ग्रेड बना दिए। तो आपके हिसाब से वेपिंग इवन हार्मफुल हाँ हाँ, नॉर्मल बिल्कुल बिल्कुल, इक्वली, बल्कि ज़्यादा। वेपिंग में आपको उसका जो अपना दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य दुश्मन को आप अपने बॉडी में दाखिल करें। जी जी जी। लेकिन चलिए, स्मोकिंग, सपोज मैं स्मोकिंग नहीं करती, मेरे घर परिवार वाले स्मोकिंग नहीं करते, पर दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आजकल लोग कहते हैं कि आपकी 8 से 10 जो है साल उम्र घट गई है। तो इस पोल्यूशन का क्या करें? और अगर पोल्यूशन में रह ही रहे हैं तो हम और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम इससे कम अफेक्टेड हों? बड़ी क्षमा याचना के साथ कह रहा हूँ, पहला तो उपाय यही है, दिल्ली छोड़ दो। दूसरा ये है कि सांस मत लो, दोनों ही संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। सो यही है कि अब इसमें जॉगिंग करने मत जाओ भैया, सुबह सुबह जहरीली हवा में, घर पे व्यायाम कर लो, योगा कर लो। देखिए, ये सब मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। मैं बहुत दिन से, मैं रात एल्फोंस साहब के साथ बैठा था, उनसे भी यही कह रहा था कि चंद लोग, कुछ 100 लोग पराली जला के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जी, कई लाख, कई करोड़ लोगों को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वो खुद भी तो अफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं खुद भी हाँ, हो रहे हैं affect। उनका वो ये देखते हैं कि इसमें पैसा लगता है, इसको उखाड़ने में जड़ से, उनके लिए आसान है, जी आसानी देखते हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें, आपने पोल्यूशन की बात की ना, पोल्यूशन से भी ये कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी। पोल्यूशन इज़ आवर एनिमी एंड आवर, आपने स्मोकिंग की बात की, सही कहा आपने बिल्कुल, बल्कि अब तो मैं बढ़ा दूंगा, 20 सिगरेट कर दूंगा 11 से। आपने 11, 10, 11 की बात की। इनवॉल्यूंटरी और एक पैसिव स्मोकिंग भी होती है। अभी तो एक्टिव स्मोकिंग हो रही है, हवा में ही है जहर। जी मैं उन छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को जो माँ की गोद में अभी पल रहे हैं, उन पे तरस खाता हूँ। मुझे इन्होंने क्या पाप किया है, इस गंदी हवा में सांस लेने पे मजबूर है। हमारे वृद्ध माता पिता जिनको दमा है या बीमारी है या ओल्ड एज है, उन्होंने क्या पाप किया है, उस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऑन मीडिया, द मोस्ट important and the first cause of deaths now in this weather is pollution. जी अब हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। जी। तो थोड़ा सा हार्ट अटैक की बात हो रही है, तो थोड़ा सा कोरोना की तरफ आते हैं। तो कोरोना के केस में जो हमारे बहुत ही ऐतिहासिक ये हमारे लिए पल था भारत का कि हमने विद इन अ ईयर जो है वो 2 वैक्सीन ईजाद कर ली थी और हमने विश्व के कई सारे देशों में वो वैक्सीन भेजी। पर लोगों के मन में डर था, और मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त रहते हैं यूएस में, वहाँ लोग वैक्सीन लेना ही नहीं चाहते। उनके अंदर डर है कि वैक्सीन हमें नहीं लेनी है। और आपको पता है कितनी डेथ हुई यूके में, यूएस में उस समय में, और हमारे देशवासियों ने वैक्सीन ली। पर लोगों के मन में अब ये भय रहा कि हमने वैक्सीन ली है और हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। क्या आपको लगता है ये सही है? मेरे हिसाब से जो मेरी समझ कहती है कि कोरोना अपने आप में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। और अगर मुझे अगर कोरोना हुआ था और मैंने कोरोना वैक्सीन भी ली थी, तो मैं सिर्फ वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं बना सकती कि हार्ट अटैक की संभावना किसी के लिए भी बढ़ गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? सेम कोरोना खुद अभी तक, मैं तो डॉक्टरों से भी कह रहा हूँ भैया, कोरोना वाले पेशेंट्स को एक रिसर्च आई है अभी 2024 के दिसंबर में, उसमें 13 साइंटिस्ट इटालियन हैं, वो उन्होंने रिसर्च की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ है, उनके ब्लड में भी एक ऐसी एंटीबॉडी पाई गई है जो क्लॉटिंग को प्रमोट करती है। वैक्सीन के बाद? नहीं, अनरिलेटेड टू वैक्सीन, ओनली हवा में थी ये
अब वैक्सीन पे तो अभी आऊँगा। हाँ जिन लोगों को, एक तो कैटेगरी वो थी जो बहुत सीवियरली बीमार हुए, जैसे मैं आईसीयू में रहा 6 हफ्ते। एक कैटेगरी वो थी जो डॉक्टर के पास से दवा ले ली, वो ठीक हो गए, टेली कंसल्टेशन से ठीक हो गए। एक कैटेगरी वो थी जिसको हुआ ही नहीं, उनमें भी ये एडम टीएस एंटीबॉडी पाई गई है। लेकिन उनको हुआ नहीं, ये तो सिम्टम की बेसिस पे कह रहे हैं ना। एग्जैक्टली, Asymptomatic कोरोना तो आपने मेरी बात पकड़ ली बीइंग ए साइंटिस्ट, लेकिन आम आदमी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं उसका सीटी कराता हूँ, मैं कहा देखो ये रही चेंजेस, तो उनमें ये एडम टीएस एंटीबॉडी पाई गई। अब वैक्सीन देखिए, हमारे यहाँ इत्तेफाक से mRNA वैक्सीन यूज़ नहीं हुआ। जी हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ हुआ और वो सेफ है जी उन वैक्सीन से जो अमेरिका में यूज़ हुए। और वहाँ तो बाकायदा इस बात की इजाज़त थी कि आप कह दीजिए कि हम एंटी वैक्सर्स हैं, मतलब आइए। और एक तो वो प्लेयर था ना, वो टेनिस का बड़ा मशहूर, जिसने नहीं लगवाया था उसको डिबार कर दिया गया था। जी तो ये चीज़ें जो है ना, देखिए वैक्सीन का नाम है टीका तो टीका तो नहीं मारेगा। अब टीका अगर मारता तो इतने सारे देशों को हमने एक्सपोर्ट किया, वहाँ से वापस आ जाते सब, ठीक है। बट mRNA वैक्सीन पे आपको क्यों लगता है कि mRNA वैक्सीन ज़्यादा वैक्सीन डेंजरस का हो जो सकती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। और ये जो हमने वैक्सीन बनाया था चिंपैंजी वाला, इम्यूनिटी एडिनोवायरस, वाला एडिनोवायरस से, ये डिफरेंट है। और mRNA वैक्सीन में दूसरा नुकसान ये हुआ कि उसकी इम्यूनिटी शॉर्ट लिव थी। हाँ ये बूस्टर की थ्योरी वहीं से निकली। जी फिर उन्होंने कहा जब भी आप बाहर से, मतलब आप आए हमारे यहाँ तो वैक्सीन लगवा के आए, सेकेंड बूस्टर की थ्योरी आ गई। हाँ हाँ तो ये mRNA वाला जो है ना, वो हमारे यहाँ नहीं एप्लीकेबल है। तो ये जो वैक्सीन से डर वाली बात है, हमारे यहाँ के वैक्सीन सेफ हैं। जी जी। कोरोना कॉल के बात की अगर हम बात आगे बढ़ाएं हम, तो हमें से बहुत लोगों ने अपने बहुत प्रिय लोगों को खोया है। और कोई भी जाएगा तो उसका कोई ना कोई तो प्रिय होगा ही। मेरी भी जो गाइड थी, पीएचडी गाइड थी आईआईटी बॉम्बे में, डॉक्टर रिंटी बनर्जी, वो मात्र 51 साल की उम्र में वो गुजर गई। वो रिकवर कर रही थी, रिकवर करते करते उनको हार्ट अटैक आया। खुद भी काम कर रही थी कोरोना पे। तो क्या आपकी भी कुछ ऐसी स्मृतियाँ हैं कोरोना काल के टाइम पे? देखिए, हमारे तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भी आखिर में कोरोना ही हो गया था। और मैं तो उनका एग्जाम्पल देता हूँ ना अपनी टॉक्स में। वलारमती जी जो हमारी काउंटडाउन लेडी थी, शी वॉज एट जॉब डूइंग काउंटिंग जी फॉर चंद्रयान एंड वी लॉस्ट हर। जी तो ऐसे तो बहुत से केसेस हुए। आपने अभी शुरू ही प्रोग्राम इससे किया था कि हनुमान जी का रोल कर रहे थे, स्टेज पे गिर गए, गाते गाते सिंगर गिर गई, बच्चे छोटे स्कूल में गिर रहे हैं। कई सीईओज, एग्जीक्यूटिव्स जो दे वर वेरी हेल्दी अपेरेंटली, कई हमारे मीडिया के लोग, तो हमारे वो आज तक के जो दंगल के वो थे, और बहुत से लोग हेल्दी लोग जो मतलब व्यायाम भी करते थे। कोरोना जो है वो उसने किसी को बख्शा नहीं है और हमने कोरोना को समझा नहीं है। अभी हमें इस पे और रिसर्च करनी चाहिए और इसका हल भी ढूंढना चाहिए। क्या पता कोरोना की ही अवशेष एक आपको लगता है कि component। कोरोना जो हुआ था उसकी वजह से ये जो चांसेस हैं, इंसिडेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं? बिल्कुल। लॉन्ग हर उम्र में। कोविड तो चल रहा है ना, जी लेडीज़ के बाल गिरने से लेके और सडन डेथ तक, कहीं भी इसके स्पेक्ट्रम में हम बिलोंग कर सकते हैं। ये तो एक इंद्रधनुषीय समस्या है। वेयर वी आर टुडे वी डोंट नो, नो रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड एनीवेयर। आई रिमेम्बर डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ जी। की जो बहुत ही, उससे एक दिन पहले हमारा उनसे टॉक हुआ कोरोना पे। जी जी, उनको देखा था टीवी पे, वो अपना पाइप लगा के ऑक्सीजन बिल्कुल, पे वो बिल्कुल। टीवी पे भी आ रहे थे। और हमने बहुत दुख हुआ उनसे। मेरी मदर का इलाज भी उनके साथ चला था। बहुत लोगों को खोया है कोरोना में। जी और ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बता नहीं सकता कि आपने तो बहुत देखा होगा। जा भी नहीं रहे थे ना लोग अपने प्रियजनों के संस्कार में। हाँ, सबसे बड़ा त्रासदी वही थी कि लोग संस्कार में जा भी नहीं पा रहे थे। बहुत दुखी। जी जी जी। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि आज के समय में बच्चे, यंगस्टर, इवन युवा लोग, इवन किसी हद तक बड़े लोग भी जो है वो स्क्रीन एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन का आपको लगता है कि दिल पे बहुत बुरा असर होता है या कोई असर नहीं होता है? इस बारे में कुछ बताइए। पहले तो आंखों पे होता है स्क्रीन, ये आंखों से गई रेज। जी। उसके बाद नींद खराब होती है, यहाँ भी हो गया। तो जब ये दो चीज़ें अफेक्टेड होंगी तो दिल तो खोई ही करे जी आम भाषा में। तो ये हम अपनी क्यों कर रहे हैं? हम दिन में कर लो भाई,
अब मैं गाड़ी में आया तो मैंने स्क्रीन टाइम अवेल कर लिया। अब मैं काम के टाइम पे जाके स्क्रीन टाइम अवेल करूँगा तो मेरे मरीज़ भाग जाएंगे, वो कहे डॉक्टर साहब तो फ़ोन में लगे हुए हैं, हम जो है पीलीभीत से दिखाने आए। अरे भाई क्या कर रहे हो? स्क्रीन टाइम तो वो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करिए ना, जब आप फ्री हों। अपनी जो आपके एक्टिव आवर्स हैं उसमें स्क्रीन टाइम या नींद तो सबसे बड़ी हेल्थ की वो है जननी, उसको आप स्क्रीन टाइम में खर्च कर दो। हैं आजकल मैं देखता हूँ, कल मेरी गाड़ी गुजर रही थी कि बस के पास से और एक लेडी बैठी थी, यंग लेडी, पूरी ना दाएं देख रही ना बाएं देख रही। मैंने अपने ड्राइवर से कहा इस लड़की को इस मार्केट में आज क्या हो रहा है, कैसा सूरज निकल रहा है, कितना प्रकाश हो रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। वो तो अपनी डेस्टिनेशन तक यूं ही करके जा रही, बस कहाँ से निकली। कौन गरीब माँ अपने बच्चे को गोद में लिए जा रही है, कौन एक गरीब माँ भीख मांग रही है सड़क पे, कौन एक रिच आदमी मर्सिडीज़ में गुजर रहा है उस बस के बगल से। उसको एक एक्सपीरियंस, जब हम देखते हैं कुछ तो हम सीखते हैं। अब देखोगे ही नहीं, खाली फुलवा में घुसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? सर ये तो वो बात हुई जो लोग लिटरली जानबूझ के काम कर रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग आज के, हमारे जैसे लोग, मतलब कोई भी वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर किसी को 8 घंटे तो अपने ऑफिस में स्क्रीन के आगे बैठना ही पड़ता है। उनको क्या करना चाहिए? बीच बीच में ऐसे भी होना चाहिए, चलना भी चाहिए, खड़े भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हम जो काम पहले ब्लैक बोर्ड पे करते थे आज वो हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं जी। तो उसके मेथड्स हैं, उसको अब प्रकाश उसका कम करिए। हमारे फ़ोन में भी होता है कितना ब्राइटनेस रखनी है। मैं बहुत समझदार लोग कभी कभी मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं क्लिनिक में, मैं उससे कहता हूँ यार कंजूस तो हो तुम, लेकिन सही मायने में तुम अपनी आँखों को बचा रहे हो, इसको ज़रा ब्राइट करो ताकि मैं रिपोर्ट आपकी ठीक से देख लूँ। तो स्क्रीन का बड़े कंप्यूटर के प्रोटेक्टर्स होते हैं, तो हर चीज़ का हल है, ऐसा नहीं है। और कंप्यूटर इज़ मेकिंग आवर लाइफ फास्ट। हो सकता है हम जो काम उस स्क्रीन के बगैर 8 घंटे में करते, वो काम हम कंप्यूटर से 1 घंटे में कर रहे हैं, तो ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। हम उसको हार्मफुल बना लेते। बीच बीच में आप यूट्यूब पे रील देखने लग जाएंगे तो कैसे काम कर रहे हैं हम? जी। प्रोजेक्ट बनाते बनाते बच्चे रील देखने लग जाते हैं, वो तो खुद ही आ जाता है। वो इतना समझदार हैं ये लोग बर्बादी के लिए हमारी। वो खुद डाल देते। अरे मैंने परसों एक कार्यक्रम में मुझे वो बुलाना था, बेंजो, मैं बेंजो की बात कर रहा हूँ और अगले दिन देख रहा हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब में और उस पे रील्स में बेंजो की रील्स आनी शुरू हो गई। हाँ। कमाल है। थोड़ा सा हमारे सर बताइए, हमें माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बताइए। माइक्रोप्लास्टिक आजकल काफ़ी चर्चा में है और हमारे पानी में है, हमारे नमक में है, हमारी सॉइल में है। ये हमारे बॉडी को, स्वास्थ्य को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, दिल के साथ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? अभी कोई रिसर्च तो शायद बहुत नहीं हुई है इस चीज़ में, लेकिन आपकी क्या राय है? आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है आज का टॉक, बहुत आई कॉम्प्लीमेंट यू आपको, मैं थैंक यू भी करूँगा। सबसे बड़ा दुश्मन है, एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जो हमने कप्स ईजाद किए ना पट्टे के, जी, कागज़ के, हमें लगता है कागज़ के कप है वो ना, उसमें भी घुस गया है, ये इन्वेजन है उसमें भी। अच्छा, माइक्रो प्लास्टिक्स इज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसका जो एक्सट्रीम जो अंत है वो हो चुका है। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा एक दिन, आप ही के चैनल पे बात की थी मैंने माइक्रो प्लास्टिक्स की, तो उसमें एक बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट ये है कि इट हैज़ पॉल्यूटेड द सीज़, समुद्र जो है, महासागर जो है, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूट हो गए माइक्रो प्लास्टिक से। तो अब समुद्र में भी जब पानी में चला गया तो हर एक जगह आएगा, हमारे बाल की जड़ तक पहुँच जाएगा, कैसे बचें? बड़ा मुश्किल है। अब कप का एग्जाम्पल मैंने दे दिया ना आपको, आपने वो भी ईजाद किया तो उसमें भी लगाना पड़ा। कप के बनाने वाला चाय है, कप के बनाने वाला एक मरीज़ आया, मैंने कहा यार क्यों लगाते हो? बोले तो पट्टा बन जाएगा चाय डालते ही, लुगदी बन जाएगी उसकी। तो इट इज़ नागुज़ीर हो गया, इससे बचना असंभव सा हो गया है। लेकिन जितना कम से कम इस्तेमाल हो। इससे बड़ा दुश्मन जो हमारे घर में घुसा हुआ है, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की जो हाफ लाइफ होती है वो इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होती है। तो एक कण भी टेफ्लॉन का अगर अंदर चला गया तो वो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में रहेगा। इट्स मोर टॉक्सिक दैन माइक्रो प्लास्टिक्स। तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, कांच के गिलास में पी दिया, वो हमारा तांबे की लुटिया, फिर मैं पीछे चला जाऊंगा। वो तांबे की लुटिया, वो तांबे का गिलास, वो तांबे की थाली, वो कलाई हुई देगची, कहाँ हमने खो दी भाई? ये तो हेल्थ थी,
हमने पॉइजन्स को बुला लिया, माइक्रो प्लास्टिक, हर चीज़ प्लास्टिक, बच्चे का जो लंच बॉक्स है वो प्लास्टिक, स्कूल जाने वाले बच्चे के क्लास 1 से शुरू हो जा रहा माइक्रो प्लास्टिक। सर आजकल प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना भी स्टेटस सिंबल बन गया है। लोगों को लगता है कि हम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अमृत पी रहे हाँ, हैं, पियो जहर, प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहे हैं। तो आप पियो, जो जहर पी रहे हैं। जो हायर सोसाइटी के लोग हैं उनको मैसेज दीजिए कुछ इस बारे में। नहीं, ये तो अभी आप प्लास्टिक की अच्छे बोतल- 5 स्टार होटल में जाइए, दे हैव रिप्लेस्ड, हाँ, कांच even की बोतल India they are International using। Center has replaced glass bottles. जी। Taj, even Habitat, last night I was there, they have replaced. So कांच की बोतल ही तो होती, अरे बच्चे की दूधदानी कांच की होती थी भाई, जी। अब हम उसको म्यूजियम में देखते हैं 2 छेद वाली, आपको याद होगी, हाँ हाँ सर बिल्कुल। आपके घर पे जरूर होगी। जी जी वो वाली खत्म होके प्लास्टिक की आ गई सब चीज़। तो हमने वहाँ ही से ही बच्चों को टॉक्सिन देना शुरू कर दिया, हम हेल्थ की बात करने बैठ गए हैं। जी सर, जी सर। सर थोड़ा सा हम अभी अंत की तरफ हैं प्रोग्राम की, और हमें आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि अगले 20 सालों में आपको लगता है कि भारत जो है वो सुपर पावर बन जाएगा हेल्थ केयर के लिए? हम तो शुरू से ही हैं। जो अपना सबक भूल जाए उसकी क्या है, उसको सुधार कर लेना चाहिए। हम तो चरक और सुसुद के देशवासी हैं भाई। जी जी बिल्कुल। हमने सही कहा तो आपने। पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया है, हमने शून्य दिया है, हमने कोण दिया है, एंगल दिया है, हमने होराइजन दिया है। जी हम तो पीछे है ही नहीं। मैंने अभी तो कहा था हमारे साइंटिस्ट अगर नासा से निकल जाएं और NHS से, यूके से हमारे डॉक्टर निकल जाएं तो ज़ीरो हो जाएगा। जी वी आर स्टिल अहेड। बट क्या होता है वही साइंटिस्ट जो इंडिया में लफ्जी होता है वो US में जाके बहुत Active सिंसियर हो हो जाता है। जी 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 बिल्कुल अब सब सही। आपकी तरह नहीं होते कि आप अपनी फील्ड में अभी भी सिंसियर हैं और टाइम निकाल रहे हैं इसको करने के लिए। तो Thank you so much, मैं sir. भी Thank you. देखता था। देखिए मेरे क्लास का भी एक लड़का, बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो नगर महापालिका का ट्रैक्टर कूड़े का चला रहा है, उसका नाम वीर सिंह था, जी। अब ही इज़ नो मोर। तो हम प्रयत्न क्यों नहीं करते? मैं तो उसी घूरे के डेर के सामने वाले मकान से निकल के राष्ट्रपति भवन पहुंचा हूँ ना। जी प्रयत्न से पहुंचा हूँ, लगन से पहुंचा हूँ, सहनशीलता से पहुंचा हूँ, हार्ड वर्क से पहुंचा हूँ ना। जी मार खाई है, पापा ने तख्ती से पीटा है, हमारे गुरुओं ने कमची से क्लास में मारा है, तब आगे बढ़ते हैं ना। हमें प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पुलिस कमिश्नर साहब की, उसका नाम भी प्रयत्न है। तो हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपने जो पूछा, हम तो अभी भी वर्ल्ड लीडर हैं। जी हमारे तो हम यहाँ इसमें बात हमारे कर यहाँ रहे तो हैं। पुष्पक विमान होता था, कोई माने या न माने, मैं तो मानता हूँ। चूंकि तख्ते ताऊस भी होता था, कुरान में उसका जिक्र है। जी तो वी वर मच अहेड ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने तो चुराया है, हमारे चुरा के ले गए, मेडिकल लिटरेचर ट्रांसलेट कर दिया ग्रीक में। झूठ बोलते हैं जी ये थ्योरीज इनकी नहीं है, हमारी ही है। ये हमारा ज्ञान है, चरक और सुसुद का ज्ञान है, जी ये एविसियना का ज्ञान है, ये हिपोक्रेट्स का ज्ञान नहीं है। जी जी सॉरी। जी 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 सर, जाते जाते आप संक्षेप में कुछ टिप्स दें फिर से एक बार शॉर्ट में हमारे दर्शकों को कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं तो अपने हाथ को बचाने अपने के आने लिए। वाली पीढ़ी को संबोधित करके यही कहूँगा, भैया हार्ड वर्क से बढ़िया कोई रत्न नहीं है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और उस हार्ड वर्क को अपने आप नींद बर्बाद करके बेकार न कीजिए, ड्रग्स से बर्बाद न कीजिए, अल्कोहल से बर्बाद न कीजिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज से बर्बाद न कीजिए, गलत खाने से बर्बाद न कीजिए, गलत शुगर से बर्बाद न कीजिए, गलत तेल से बर्बाद मत कीजिए, अपने वेट को बढ़ा के बर्बाद मत कीजिए, अपनी नींद का टाइम सही रखिए, खाने का टाइम सही रखिए, रात्रिचर्या से दिनचर्या पर फिर आ जाइए, एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग छोड़िए और बड़ों का आदर कीजिए, दूसरों को सुखी रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, झूठ, ग्रीड, इन चीज़ों से बचिए। तो फाइनली मैं हेल्थ की यही डेफिनेशन दे के जा रहा हूँ कि हेल्थ इज़ टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी एंड टू कीप पीपल हैप्पी, अदर्स हैप्पी। दिस इज़ हेल्थ। सर आपने तेल की बात करी, छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल है क्या ये बेटर है रिफाइंड ऑयल से? बस एक लास्ट। बहुत बेटर है। रिफाइंड ऑयल तो मुझे नहीं लगता हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जी अब देश की पॉलिसी के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा, इंपोर्ट कर रहे हैं हम,
लेकिन मुझे नहीं लगता, हमें देसी घी, कड़वे तेल, और जहाँ नारियल का तेल अवेलेबल है वहाँ नारियल का तेल, जहाँ तिल का तेल अवेलेबल है वहाँ तिल का तेल, अफोर्ड कर सको तो ऑलिव ऑयल, ये अच्छे तेल हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। हर हार्ट की शक्ल वाला तेल हार्ट हेल्दी नहीं होता। देसी घी बहुत अच्छा है। जी जी जी। सो इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम की अब समाप्ति पर हैं और डॉक्टर वली, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण सरल वैज्ञानिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैज्ञानिक से बात करा है आज हमने, पहली बार एंकर वैज्ञानिक है मेरी और बड़ी मेरिटोरियस वैज्ञानिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच। तो मैं रचना आपसे अब विदा लेती हूँ और भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। यहाँ हम स्वास्थ्य, विज्ञान और जीवन के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज़ में आपके साथ फिर से मिलूंगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।